देखो आज एक्चुअल में कल की क्लास में बताना चाहिए था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका जो इंडेक्स है वो समझते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का, ये तीन भागों में विभक्त है। पहला भाग जो है तथ्यों की सुसंगति के विषय में उपबंध करता है। इसमें दो अध्याय हैं। पहला अध्याय है प्रारंभिक, जो धारा 1 से लेकर 4 तक है, और दूसरा अध्याय जो है वो है आपका तथ्यों की सुसंगति के विषय में, जो धारा 5 से लेकर 55 तक है। उसके बाद भाग 2 है जो सबूत के विषय के बारे में उपबंध करता है। इसमें अध्याय 3, 4, 5 और 6 हैं। अध्याय 3 जो है वो तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है उसके बारे में उपबंध करता है, धारा 56 से लेकर 58 तक। अध्याय 4 जो है वो मौखिक साक्ष्य के विषय में उपबंध करता है, धारा 59 से लेकर 60 तक। धारा 5 अध्याय 5 जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में विषय में है, जो धारा 61 से लेकर 90A तक है। और अध्याय 6 जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में है, जो धारा 91 से लेकर 100 तक है। अब भाग 3 है जो सबूत के भार के विषय में है। तो धारा 7 जो अध्याय 7 जो है वो सबूत के भार के विषय में बताता है, धारा 101 से 114A तक। अध्याय 8 जो है वो विबंध के बारे में बताता है, धारा 115 से लेकर धारा 117 तक। और धारा जो अध्याय 9 जो है वो साक्षियों के विषय में बताता है, धारा 118 से लेकर 134 तक। अध्याय 10 जो है वो साक्षियों की परीक्षा के विषय में बताता है, धारा 135 से 167 तक। और धारा 11 जो है वो साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में बताता है कि नवीन विचारण नहीं होगा। ये जो है वो है आपका धारा 167 में इसका उपबंध किया गया है। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि अध्याय 1 जो है धारा 1 से लेकर 4 तक। आज की क्लास में हम देखेंगे अध्याय 2 जो है, जो धारा 5 से लेकर 55 तक का उपबंध करती है, उसके विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अध्याय 2 जो है वो उपबंध करता है तथ्यों की सुसंगति के विषय में। तो ये धारा 5 से लेकर 55 तक है, इसमें धाराएं जो है। तो धारा 5 जो है वो विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो इसमें हमने देखा था, कल की क्लास में हमने देखा था कि विवादक तथ्य क्या होते हैं और सुसंगत तथ्य क्या होते हैं। तो इनका जो साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो आप जब साक्ष्य देंगे तो केवल विवादक तथ्यों का और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य देंगे आप। तो धारा 5 जो है वो उपबंध करती है कि किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। तो इस धारा से यह स्पष्ट होता है कि जो आप साक्ष्य देंगे वो विवादक तथ्यों तक और सुसंगत तथ्यों तक ही संबंधित होना चाहिए। उससे अन्य मतलब उससे भिन्न आप तथ्यों के जो साक्ष्य हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो इसी विषय में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए कि एक जो धारा 5 है वो एक नियम से जाना जाता है जिसे कहते हैं रेस जेस्टे का सिद्धांत। तो एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य जो होते हैं वो सुसंगत होते हैं। तो यहाँ पे आगे जो धारा देखेंगे, धारा 6 जो है वो यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण है कि यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसमें सिविल प्रक्रिया के संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध द्वारा या वह साबित करने के लिए निर्धारित कर दिया गया है। तो इसका तात्पर्य जो आपने मतलब जो धारा 5 देखा है आपने कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाना है, तो ये जो धारा 5 है वो किसी ऐसे मतलब निर्धारित कर दिया गया है ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा उपबंध करती है, किसी विधि ऐसा उपबंध करती है कि वो साक्ष्य देने के लिए निर्भर है, तो उसको साक्ष्य मतलब उसको सक्षम बना देगी, ऐसा नहीं होगा।
तो ये स्पष्टीकरण में ये बताया गया है। अब देखेंगे कि दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे मतलब विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण जो दिया हुआ है कि क की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है। तो क के विचारण में क्या क्या तथ्य विवाद्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि क का ख को लाठी से मारा जाना, उसके बाद हो सकता है क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना, और ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय। तो ये सब विवादक तथ्य हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कि जो उदाहरण ख उदाहरण जो दिया हुआ है कि एक वादकर्ता अपने साथ वह बंध पत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता है और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता है, तो यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंध पत्र को पेश कर सके और उसकी अंतर वस्तु को साबित कर सके। तो यहाँ पे आप इस धारा का जो प्रयोग है इसके लिए नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे वो व्यक्ति क्या कर सके कि बाद में उनके अंतर वस्तुओं को साबित कर सके या उसको पेश कर सके। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ शब्द हैं, जैसे विहित, विहित शब्द को आप समझिए कि नियमों द्वारा प्रतिपादित करना जो है वो विहित कहलाता है। और उत्तरवर्ती का तो आप साधारण बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं कि बाद में या पश्चात का, इसके बाद आप करें, या पश्चातवर्ती जो है वो उत्तरवर्ती का तात्पर्य होता है। और प्रक्रम जो है वो बताता है आपको कि किसी की अवस्था या फिर आपको जो टारगेट है उस मतलब वहां तक आगे बढ़ना है आपको, तो उस चीज को जो प्रक्रम कहा जाएगा कि उस तक आपको जाना है ऐसे। तो यहाँ पे जो धारा आपको मैं बोल रहा था, धारा 6 जो है वो यहाँ पे बात करता है। ये धारा 5 खत्म हो गई, अब धारा 6 जो है वो जो बताता है आपको कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। तो इसी संदर्भ में मैं एक केस का देना चाहूंगा आपको। दाता शिवा वर्सेस स्टेट का मामला है एक, जिसमें यह बताया गया था कि जो एविडेंस लॉ है, जो लॉ ऑफ एविडेंस है, वो उसके जो मुख्य सिद्धांत है उनको प्रतिपादित किया गया था दाता शिवा वर्सेस स्टेट। ये 1967 का केस है। तो इसमें जो मुख्य सिद्धांत बताए गए थे, ये बताए गए थे कि साक्ष्य जो है उसको विवादक तथ्य, मैटर इन इशू तक ही सीमित होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए, और अनुश्रुत साक्ष्य जो है अग्राह्य है, अतः उसे बाहर रखा जाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये दाता शिवा, ये जो सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं, ये जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत जो है साक्ष्य विधि के मूल सिद्धांत कहे जाते हैं, जिसको दाता शिवा वर्सेस स्टेट 1967 के केस में अवधारित किया गया था। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं कि विवादक साक्ष्य जो है वो विवादक तथ्य तक ही सीमित होने चाहिए, और सुसंगत तथ्य जो हैं वो आपको जो बताए गए हैं इस अध्याय में उसके बाद, ठीक है, तो 5 से लेकर 55 तक जो बताया गया है, तो इनसे संबंधित होना चाहिए, उन्हीं का साक्ष्य दिया जाएगा और अन्यथा नहीं दिया जाएगा, अन्यथा तथ्यों का या दूसरे तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो ये एक्चुअल में ये देखिए, ये जो धारा है उसके लाने का मतलब उसके लाने के पीछे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को समझने का प्रयास करें कि न्यायालय के समय को बचाने के लिए ये जो धारा है वो उपबंध करती है कि जो साक्ष्य दिए जाएंगे वो केवल विवादक तथ्यों तक ही सीमित होने चाहिए, या सुसंगत तथ्यों के लिए ही साक्ष्य दिया जा सकेगा। अब देखते हैं धारा 6। धारा 6 जो उपबंध करती है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के विषय में। तो ये महत्वपूर्ण धारा है। और देखिए कि जो ऐसे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शन है तो उसके जो पार्ट्स होंगे, उस पार्ट वो जो पूरे चीजें हैं वो सुसंगति प्रदर्शित करते हैं। मतलब वो तथ्य, ऐसे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वो सुसंगति के नाते क्या है, सुसंगत होते हैं।
इसका प्रावधान किया गया है आपका धारा 6 में, जो ये बताता है कि जो तथ्य विवाद न होते हुए भी, ठीक है, किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त है, तो संसक्त का तात्पर्य होता है कि जुड़ा हुआ या संयोजित या संबंध या फिर संबंधित। तो ये है ना, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि संसक्त का मतलब होगा उससे जुड़ा हुआ है, उस तथ्य से विवाद न होते हुए भी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि वो एक ही समव्यवहार के भाग का निर्माण करते हैं। तो वे तत्व सुसंगत होते हैं, चाहे वो उसी समय और उसी स्थान पर घटित हुए हों या विभिन्न समयों पर या विभिन्न स्थानों पर घटित हुए। तो ये उपबंध था धारा 6 का। अब दृष्टांत से समझने का इसको प्रयास करते हैं कि दृष्टांत पहला जो है वो बताता है कि ख को पीटकर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। तो पीट कर उसको मारने की मतलब उसकी हत्या करने, ख की हत्या करने का जो अभियुक्त है वो क है। अब यहाँ पे देखिए कि क या ख जो है यहाँ पे या इसके साथ जो खड़े हुए लोग थे, उसने जो कुछ भी पिटाई के समय मतलब जब वो पिटाई कर रहा था का या उसके अल्पकाल मतलब थोड़ा उस पिटाई करने के पहले या फिर उस पिटाई करने के बाद जो कुछ भी बोले वहां खड़े लोग, या क बोलता है या ख बोलता है, ठीक है, तो यहाँ पे वह उसी समव्यवहार का भाग बन जाता है और उसी समव्यवहार का भाग होने के कारण ये तथ्य जो है वो सुसंगत हो जाते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण जो है वो ये बताता है, ख उदाहरण जो है कि क एक सशस्त्र विप्लव। तो विप्लव का जो अर्थ है वो समझिए कि स्थापित प्राधिकारी के खिलाफ खुला विद्रोह करना या विरोध करना विप्लव कहलाता है, ठीक है। तो सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेल तोड़ दी जाती है, खोल दी जाती है और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। तो ये सारे जो चीजें हैं कि सशस्त्र विप्लव का, संपत्ति नष्ट करने का, फौज पे आक्रमण करने का और जेल तोड़ देने का, खुली छोड़ देने का, इन सब का और सरकार के विरुद्ध है ना युद्ध करने का इस पे चार्ज लगा हुआ है। तो इन तथ्यों का घटित होना साधारण समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत हो जाएंगे, चाहे का उन सभी में उपस्थित रहा हो या ना रहा हो। क्लियर। अब देखिए अगला उदाहरण जो है, उदाहरण ग बताता है कि क एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है कि उस लेटर पे क्या लिखा है कि कुछ अपमान लेख लिखे हुए हैं, है ना। तो जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत होता है, उद्भूत शब्द का तात्पर्य क्या है, उदय होना या उठना, ठीक है, या सामने आना, इसको उद्भूत समझेंगे आप। तो उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां या जितने पत्र जो हैं उस पत्र व्यवहार का भाग है जिसमें वह अंतर्वृष्ट है, वे सभी तथ्य सुसंगत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, चाहे उसमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्वृष्ट हो या न हो। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं, जो उदाहरण घ है वो ये बोलता है कि प्रश्न यह है कि क्या ख से आदिष्ट, ठीक है, तो आदिष्ट का मतलब होता है आदेशित, ठीक है, अमुक माल को ख को परिदत्त करता है। तो परिदत्त का मतलब क्या होता है, देना। तो वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था, मतलब कई लोगों को दिया गया था। तो हर एक परिधान जो है, मतलब हर एक व्यक्ति को जब माल दिया गया था कि सामने वाले तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो उस बीच में आपने जितने भी लोगों को माल परिधान किया है या परिदत्त किया है या दिया है, तो वो सभी के सभी जो परिधान हैं वो क्या हो जाएंगे, एक ही समव्यवहार के भाग होने के कारण इससे सुसंगत हो जाएंगे। क्लियर। तो इसको एक नेक्स्ट वाली क्लास जब भी हम लेंगे सेक्शन 6 के ऊपर, तो और डिटेल में देखेंगे केसेस के साथ में। आज हम क्या देख रहे हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है, सांविधिक उपबंध है, वो देख रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करते इनको। अगली धारा देखते हैं कि धारा 7 जो है, धारा 7 ये है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग
हेतुक या परिणाम है। तो यहाँ पे तीन शब्द हैं, उनको देखिएगा आप। हेतुक, प्रसंग होना, हेतुक होना और परिणाम। ये तीन जो शब्द हैं, तो ऐसे तथ्य जो विवादक तथ्य के प्रसंग हो सकते हैं, हेतुक हो सकते हैं। हेतुक होने का अभिप्राय होता है कि जो कोई प्रभाव या परिणाम उत्पन्न करता हो, कारण, जिसको आप साधारण बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कारण हो या मामला हो, ऐसा बोल सकते हैं आप। और परिणाम तो क्या है, किसी विवादक तथ्य का ऐसा तथ्य जो परिणाम हो, तो ये भी सुसंगत होंगे। किसके अंतर्गत? धारा 7 के अंतर्गत। ये सभी ऐसे तथ्य जो विवादक तथ्यों से का प्रसंग हो, हेतुक हो या परिणाम हो, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सुसंगत हो जाएंगे। तो देखिए कि धारा 7 क्या बोलती है कि वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के, पहली चीज, या विवादक तथ्यों की अव्यहित या अन्यथा प्रसंग। ठीक है, तो प्रसंग है मतलब उससे संबंधित है। अव्यहित का मतलब होता है तुरंत या फिर आसन्न। ठीक है, सीधा, या फिर क्या आप समझे, साधारण बोलचाल की भाषा में बोले कि हाथ के समीप होना या साक्षात होना, प्रकट होना, ये अव्यहित कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यह अन्यथा प्रसंग है। ठीक है, हेतु क्या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं, मतलब गठन का कारण है, तो जिसके अंतर्गत वे घटित हुए हैं या जिनसे उनके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया है, तो ऐसे सभी तथ्य जो हैं वो क्या हो जाएंगे? सुसंगत हो जाएंगे और इनका साक्ष्य दिया जा सकेगा। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न ये है कि क्या ख क ने ख को लूटा है। ठीक है, तो अब उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि प्रसंग क्या हो सकता है, मतलब क्या कारण होगा जिसके कारण क ने ख को लूटा। ऐसे तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो हेतुक हुआ है ना, जो कोई प्रभाव या परिणाम उत्पन्न करता है, या कारण है या मामला है, ऐसे तथ्यों को देखेंगे हम। या फिर क्या करेंगे कि जो परिणाम हो सकते हैं, ऐसे तथ्य जो इस तथ्य के कि क ने ख को लूटा, इसका परिणाम हो सकते हैं, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि ऐसे सभी तथ्य जो प्रसंग हेतु क्या परिणाम हो सकते हैं, वो इस तथ्य के कि क्या क ने ख को लूटा या क ने ख को लूटा एक तथ्य है, उस तथ्य से सुसंगत हो सकते हैं क्या। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये तथ्य कि लूट से थोड़ी देर पहले ख ने क्या किया, अपने कब्जे से धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रसंग हुआ। प्रसंग होने का मतलब क्या है कि जब उसके पास पैसा होता तभी लूट होती, तो यह प्रसंग हो गया कि उसने पैसा अपने कब्जे में धन लिया। उसके बाद क्या किया कि वो मेले में गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसने दूसरे व्यक्तियों को दिखाया कि उसके पास पैसा है। इस चीज को देखकर क्या किया कि लूटने वाले ने देखा होगा और लूटने का मन बनाया होगा। तो ये सभी जो चीजें हैं वो क्या हो गया, प्रसंग हेतु क्या परिणाम हो गए, इस कारण ये सुसंगत हो गए। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या बोलता है। दूसरा उदाहरण बोलता है कि प्रश्न ये हो अगर कि क्या क ने ख की हत्या की है, तो देखिए यहाँ पे तथ्य क्या हो गया, क ने ख की हत्या की। अब यहाँ पे देखिए कि उस स्थान पर जहां पर हत्या की गई है, उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह, मतलब मारपीट से निशान पड़े हो नीचे में, वो चीजें हैं। तो ये क्या होंगे, ये जो चिन्ह हैं वो सुसंगत हो जाएंगे। ठीक है, तो हेतुक परिणाम या प्रसंग होने के कारण ये आपके सुसंगत हो जाएंगे। अब एक अगला उदाहरण देखते हैं कि क्या क ने ख को विष दिया। ठीक है, जहर दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए कि विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व, ठीक है, जैसे जहर खाने के बाद क्या क्या दिखता है सामने, जो ठीक ठाक था, स्वस्थ, उसकी दशा जो थी वो स्वस्थ थी। ठीक है, कि क को ज्ञात है कि ख की वे आदतें, मतलब वो खाना कब खाता है या उसके जहर देने से पहले वो क्या क्या चीजें करता है, पानी पीता है, चाय पीता है, ऐसे सब जो आदतें हैं, है ना, ये जो चीजें हो गई। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसको विष देने का अवसर मिले। जैसे उसको ये पता है कि जो ख है वो चाय पीता है 2 बजे और उसी समय वो चाय में मिला के अगर जहर देता है, तो ये अवसर मिलता है अगर क को। ठीक है, तो ये सभी जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी,
सुसंगत हो जाएंगे। तो धारा 7 जो है वो ये बताता है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हो, ठीक है, प्रसंग, वे तथ्य जो प्रसंग हो या फिर क्या हो, हेतुक हो या परिणाम हो, ये सभी सुसंगत होंगे। तो ये था धारा 7। अब देखते हैं धारा 8। तो धारा 8 में जो चीजें हैं वो ये बताती हैं आपको कि हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है वो सुसंगत होते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए धारा 8 क्या बोलता है कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य से या सुसंगत तथ्य, तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि जो धारा 5 में आपने क्या देखा था कि उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य जो है उससे संबंधित है ना, तो उससे सुसंगत हो। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु बताता हो, तैयारी दर्शित करता हो या गठित करता हो, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, और ऐसे आचरण भी, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सुसंगत हो जाएंगे। तो किसी वाद या किसी कार्यवाही में किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवाद तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में उसका आचरण, और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण जो है वो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या फिर उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का हो, तो उस घटना के घटित होने से पहले का आचरण और बाद का आचरण जो है वो भी क्या है, सुसंगत होता है। अब देखिए स्पष्टीकरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं सर डिस्प्ले कि, बंद हो गया। हाँ सर एक मिनट। स्पष्टीकरण में देखिएगा कि इस धारा में जो आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते हैं। तो आप जब आचरण कंडक्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उनमें स्पष्ट करने वाले ना हो, किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्टीकरण 2 देखें कि जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति या श्रवण गोचरता, तो श्रवण गोचरता का अर्थ समझते हैं कि सुनते हुए या श्रवण शक्ति जो है आपकी, ठीक है, तो सुने जाने योग्य, ऐसा श्रवण गोचरता को समझिए, में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत होता है।
अब इस धारा को समझने के लिए हम उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए जो उदाहरण है वो ये बोलता है कि ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। अब यहां देखें कि ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की, कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है, और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित मतलब पब्लिक होने से करने की पब्लिक करने के लिए क्या है, धमकी देकर क से धन उद्दापित। उद्दापित का अर्थ क्या होगा? हिंसा, धमकियों, प्राधिकार इत्यादि का दुरुपयोग करके आपको धन इत्यादि प्राप्त करना जो है वो उद्दापित करना कहलाता है। ठीक है, करने का प्रयत्न किया था। तो ये क्या है, यहाँ पे ये तथ्य जो है वो सुसंगत हो जाएगा, है ना। अब उदाहरण देखिए, अब ख उदाहरण जो है, क बंध पत्र के आधार पर रुपए के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है। तो प्रत्याख्यान का आपको मैं अर्थ बताया था पिछली क्लास में, कोई बच्चा बता सकता है तो बताए जरा। नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रत्याख्यान करने का मतलब नकारना होता है। ठीक है, तो इस बात से वो इनकार करता है, ठीक है, कि उसने वो बंध पत्र लिखा है। तो ये तथ्य भी क्या हो गया, सुसंगत हो गया। उसके बाद देखिए उदाहरण जो है, अगला उदाहरण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो उदाहरण ख है, तो इस यह तथ्य सुसंगत है कि उस समय जब बंध पत्र लिखा जाना अभी कथित था, ठीक है, जब वो बताया जाना था कि कब लिखा जाना था, तो ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था। तो अगर जब बंध पत्र साबित मतलब बंध पत्र जब निष्पादित किया जा रहा था, तो उस समय अगर कोई जैसे वो अपने दोस्त से ये कहता है कि उसको धन की आवश्यकता है, तो वो बोलता है कि नहीं यार मेरे पास तो नहीं है, तुम उससे बात कर लो, तो ये जो फैक्ट है ये भी रेलिवेंट होगा। ठीक है, और क्यों रेलिवेंट होगा ये जो तथ्य है वो, क्यों क्यों क्या, कि ये पूर्व या पश्चात का जो आचरण है ना, उस घटना मतलब बंध पत्र निष्पादित किया गया था, तो इसके की पूर्व का आचरण बताता है कि ख व्यक्ति को या जिसको धन की आवश्यकता थी, उस व्यक्ति मतलब है ना, उस व्यक्ति को धन की आवश्यकता थी। तो इससे यह होता है कि ये जाना जा सकता है कि, या फिर मतलब ये क्या हो सकता है कि ये संबंधित क्यों है, क्योंकि उसको चूंकि वो धन की आवश्यकता थी इसीलिए उसने मांगा होगा, तो बंध पत्र निष्पादित हुआ होगा। तो ये क्या है, एक डायरेक्शन देता है सामने में कि ऐसी घटना घटित हुई होगी, तो ये सुसंगत हो सकता है। तो इस धारा में कई ऐसे और उदाहरण दिए हुए हैं जिनको आप देख लीजिएगा। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि उदाहरण आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से उदाहरण हेतु के हैं, कौन से तैयारी के हैं, कौन से पूर्व या पश्चात के आचरण को बताते हैं। अब हम चलते हैं धारा 9 की ओर। धारा 9 जो है, देखो आज की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, केवल सांविधिक उपबंध देख रहे हैं। इन हर सेक्शन के ऊपर अलग से एक और क्लास चलेगी। तो यहां देखिए धारा 9 जो है वो बोलता है कि सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य तथ्य जो हैं, तो वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक हैं, अथवा जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन करते हैं या उसका खंडन करते हैं, अथवा जो किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु का जिसकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं। तो अनन्यता शब्द है, इसका मतलब होता है कि उसकी पहचान बताएं या उसका ज्ञान कराएं या उसका परिचय दें। तो ये अनन्यता जो है स्थापित करते हैं, अथवा वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ, अथवा जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत होते हैं जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। तो यहाँ पे
उस प्रयोजन के लिए आवश्यक होना अति आवश्यक है। अब दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न ये है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की विल है। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से समझना ज्यादा आसान होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज जो है वो क्या क का विल है, ये प्रश्न उठता है। तो अब देखते हैं कि क्या जो है ना, वो सुसंगत हो सकता है। तो अभिकथित विल की तारीख पर क की संपत्ति की उसके कुटुंब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है। ठीक है, तो का अब जैसे बिल लिया हुआ है तो उसकी संपत्ति तो अपनी संपत्ति का ही बिल बनाएगा, तो उसकी संपत्ति जो है वो क्या है, सुसंगत होगी यहाँ पे। उसके कुटुंब की अवस्था जो है, मतलब कुटुंब में कितने सदस्य थे, उसके उत्तराधिकारी कौन थे, कौन कौन सा संबंधी थे, तो ये सब जो चीजें हैं वो रेलिवेंट हो जाएंगी। दूसरा उदाहरण जो है वो ये बताता है कि क का निकृष्ट, निकृष्ट का मतलब होता है शर्मनाक, अब है ना, या और बोल सकते हैं कलंकास्पद हो सकता है या अपकीर्तिकर हो सकता है, निकृष्ट का मतलब। तो क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। तो ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अभी कथित है सच है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके ऊपर वाद लाया गया है वो ये बोलता है कि अब यहाँ पे क्या है, अपमान लेख जो है, जो मानहानि है, उसके विरुद्ध एक संरक्षा होती है कि वो बात अगर सच है तो वो क्या है, मानहानि नहीं होगी। ठीक है, वो अपमान लेख नहीं समझा जाएगा अगर वो बात सच है। तो यहाँ पे क्या बोलता है ख कि वो बात जो मैंने लिखी है, ठीक है, या जो बोला जा रहा है कि लांछन लगा रहा है, तो वो जो लेख है वो क्या है, वो सही है, ऐसा कहना है। तो अब देखिए यहाँ पे कि पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध। ठीक है, यहाँ पे जब अपमान लेख प्रकाशित किया गया तो विवादक तथ्यों को पुनः स्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। और देखें कि क और ख के बीच का जो संबंध है, ठीक है, ऐसे समय जो ऐसी बात हुई थी तो उस समय विषय में विवाद की विशिष्टियां, कि क्या विवाद था, जो अब कथित अपमान लेख में असंसक्त हैं, जुड़ी हुई नहीं है, विसंगत हैं, यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद हुआ था यदि उससे क और ख के पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। तो ऐसे उदाहरणों को आप देख सकते हैं और इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, धारणाओं को। अब हम चलते हैं धारा 10 की ओर। तो धारा 10 जो है वो बोलता है कि सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। तो षड्यंत्रकारी द्वारा की गई या कही गई बातों के बारे में उपबंध किया गया है। और ये सांविधिक उपबंध है, वो देखते हैं कि जहां की यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष। तो अनुयोज्य जो है उसका तात्पर्य होता है कि वाद योग्य विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकार। ठीक है, उसको बोलते हैं अनुयोज्य। तो अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहां अपने सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारणा किया, मतलब पहली बार सोचा, कही गई या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध। ठीक है, तो किसी भी एक व्यक्ति ने सोची हो, कही हो या लिखी हो, तो इनको उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ, ठीक है, उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब साबित करोगे कि कोई पक्षकार था, तो इस प्रयोजन के लिए जो चीजें आप करोगे उसी प्रयोजन के लिए क्या है कि पहली बार अगर सोचा हो, बोला हो, कहा हो, सुना हो, इन सब चीजों को आप बाकी जो पक्षकार हैं उसके, तो उस षड्यंत्र के, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, उनके विरुद्ध साबित किया जा सकता है और वो सुसंगत होगा।
अब दृष्टांत जो है उसको देखते हैं कि यह विश्वास करने का युक्ति युक्त आधार है कि क भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ख ने उस षड्यंत्र के प्रयोजनार्थ यूरोप में आयुध उपाप किए। क ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ते में धन संग्रह किया। ठीक है, क ने मुंबई में लोगों को उस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए उत्प्रेरित किया। देखना है, यहाँ सभी चीजें अलग अलग हैं। ख ने अलग कार्य किया, ग ने अलग कार्य किया, घ ने अलग कार्य किया। और अंगा ने क्या किया, अगारे में उस उद्देश्य के पक्ष पोषण में लेख प्रकाशित किया। ठीक है, और ग द्वारा कलकत्ते में संग्रहित धन को च ने दिल्ली से छ के पास काबुल भेजा। इन तथ्यों में और उस षड्यंत्र का वृत्तांत देने वाले झ द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन बता रहा है पूरी घटना के बारे में, झ द्वारा लिखित पत्र में अंतर वस्तु में हर एक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए इसमें क की सह अपराधिकता साबित करने के लिए भी सुसंगत है। ठीक है, चाहे वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो, चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए अपरिचित रहे हों, और चाहे वे उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होने के पूर्व या उसके षड्यंत्र से अलग हो जाने के पश्चात घटी। तो यहाँ पे क्या है, झा ने जो वृत्तांत दिया है, तो यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि वो था तभी सभी लोग काम कर रहे थे, उसके पहले भी कुछ लोगों ने काम किया होगा, उसके छोड़ देने के बाद, उसके काम पूरा हो जाने के बाद बाकी लोगों ने काम किया होगा। तो ये जो चीजें हैं ये मायने नहीं रखती हैं, लेकिन यहाँ पे सुसंगत होगी और सभी पक्षकार जो षड्यंत्र के पक्षकार हैं उनके विरुद्ध साबित की जा सकेगी। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं कि अब उदाहरण क्या, ये तो उदाहरण जो था वो मेरे ख्याल से पर्याप्त है, आप छोटे उदाहरण भी देख के इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने चीजें की हैं कि एक षड्यंत्रकारी दूसरे षड्यंत्रकारी को जानता था या नहीं जानता था। तो ये जो बातें हैं, ये बातें जो हैं वो मायने नहीं रखती धारा 10 के लिए। ठीक है, तो धारा 10 जो है वो बताती है कि सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें सुसंगत होंगी, इसके बारे में उपबंध करता है। हाँ हेमंत सर, मेरी तरफ से हो गया।